जब ये इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी यही इंटरप्रिटेशन थी। तो 25 वोट जो है ना वो काउंट नहीं, अदालत इस बात पर मुत्तफिक हो गई है। उनको माइनस करके आपने रिजल्ट देखना है। अगर आप 25 लोग माइनस करते हैं तो फिर ये रह जाते हैं 172 जी। दो जो MPs हैं PTI के, उन्होंने एफिडेविट दिया है कि हमने तो वोट ही नहीं दिया, तो ये हमारा वोट गलत काउंट हुआ। इमरान सिंपल, आपने इमरान को निकालना था, चले आपने उसको निकाल दिया, लेकिन जो आपका बेसिक बैनर था, महंगाई होगी है, ये लोग मर रहे हैं, खुदकशियां हो रही हैं, महंगाई मुकाम मार्च में निकाला गया था। हाँ जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, 2-3 इशूज़ हैं जिन पर आज मैंने अपने प्रोग्राम में बात करनी है। सबसे पहले तो ज़ाहिर जो पंजाब में जो एक मामला है जो कि मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है, ज़ाहिर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है। लाहौर हाई कोर्ट में आज भी समाअत हुई जो कि कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, और लाहौर हाई कोर्ट में आज ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसी की रोशनी में जो भी फैसला करेंगे, और जो माजी का फैसला था वो आज लागू होगा या नहीं उस पर आप नज़रसानी भी करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएँ। एक तो ये मामला है जिस पर हमने आज बात करनी है कि क्या होगा, और फिर जो बल्दियाती इलेक्शन सिंध में हुए हैं उसकी आवाज़ असम्बली से होती हुई कौमी असम्बली तक पहुँच गई है, और आज एक बार फिर इत्तेहादी फट पड़े हैं कौमी असम्बली में, और उन्होंने एक बार फिर इत्तेहाद से अलग होने की बात की। और ये भी कहा गया है MKM पाकिस्तान के रहनुमा सलाहुद्दीन की जानिब से कि हमें वक्त नहीं लगेगा आपसे इत्तेहाद तोड़ने में, हम फ़ौरन अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाएंगे अगर हमारे मामलात नहीं देखे गए। एक तरफ तो ये मामला है, आसिफ अली ज़रदारी भी सरगर्म हुए हैं और अब वो पहुँच रहे पहले लाहौर, वहाँ मुलाकातें करेंगे, फिर वो इस्लामाबाद जाएंगे। ज़ाहिर है जो एक सूरत हाल है पंजाब की, सियासी सूरत हाल बड़ी कशमकश में है, तो इस सूरत हाल में जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी भी हम राय जानेंगे, सियासी तौर पर इस मामले को कैसे देखते हैं ये भी हम ज़रा सूरत हाल देखेंगे। फिर मुआशी जो अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, और जो हमने देखा कि टैक्सेस, लीवी और पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद लीवी, ये सब कुछ आयद करने के बाद जो एक और बहरान तैयार है पाकिस्तान में महंगाई का, उससे किस तरह निपटा जाएगा। बार बार ये बात की जा रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सब कुछ ठीक कैसे होगा। फिर कराची समेत पूरे मुल्क में जो लोड शेडिंग का बहरान है ये क्यों है, ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा पंजाब की बात कर लेते हैं। ज़ाहिर सबसे पहले मैं इस पर कानूनी राय भी लूँगी, इस पर तज़िया भी लेंगे कि क्या होगा मामला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अपनी वजारत बचा पाएंगे या अब गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। मुझे ज्वाइन करें अजहर सिद्दीक साहब हैं, माहिर कानून हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। PJ मीर साहब भी हमें ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। लेकिन सबसे पहले ज़रा अजहर साहब आप फरमाइएगा सर, कानून क्या कहता है कि ज़ाहिर जब ये कहा आज लाहौर हाई कोर्ट में ये रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया था और उसी के फैसले की रोशनी में हम आगे की अपनी जजमेंट देंगे, तो मुमकिन तौर पर फैसला क्या आ सकता है लाहौर हाई कोर्ट का? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की जा रही है कि इसका शायद माजी से इतलाक नहीं होना। आज मैंने अदालत के सामने ये बात क्लियर की है कि कानून तो हो सकता है प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। आईने पाकिस्तान जब भी इंटरप्रिटेशन आएगी इट इज ऑलवेज रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, माजी से इसका इतलाक होगा। यानी आर्टिकल 63 2010 18वीं तरमीम में ऐड हुआ तो उस वक्त से है, जब ये इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी यही इंटरप्रिटेशन थी। तो 25 वोट जो है ना वो काउंट नहीं, अदालत इस बात पर मुत्तफिक हो गई है। वजाहिर जो नजर आ रहा है कि वो ये 25 वोट काउंट नहीं होंगे। अब मामला आ गया अगला लाएमल क्या होगा। यानी 16 एक जो ओपिनियन आ रहा है वहां पर कि 16 अप्रैल को 25 वोट जब काउंट नहीं करते हैं तो 197 में से जब 25 निकालते हैं तो 172 वोट है, और 2 वोट ऐसे पड़े हैं तो जिन्होंने वोट डाले नहीं और वो डिप्टी स्पीकर ने बदनीति से उनको भी अलाउ कर दिया है। तो ऐसी में सेकेंड राउंड की तरफ जाएंगे आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 के तहत। यानी इसके बाद में सिंपल मेजॉरिटी खत्म होगी और जो भी मेजॉरिटी ले जाए हाउस के अंदर। लेकिन अजीज साहब इसमें एक नुक्ता है बड़ा इंपॉर्टेंट, है। अगर 16 अप्रैल की सूरत हाल पे हम चले जाते हैं
और उस वक्त दोबारा से सारा काउंटिंग का अमल होता है, लेकिन उससे पहले जो डिप्टी स्पीकर है उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है। चले मैं सवाल आपसे, मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। पहले जरा हम उनसे बात करते हैं। फवाद साहब, आज भी आपने बात की, ये इस बात पर बज़ेद हैं कि इन्होंने वज़ीर आला रहना है, लेकिन आपको क्या लग रहा है जो लाहौर हाई कोर्ट के आज के रिमार्क्स हैं, क्या फैसला आ सकता है लाहौर हाई कोर्ट का इस सारी सूरत हाल पर? अभी जो इशू चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट जो है वो बज़ाहिर जो आज की ऑब्जर्वेशन है उसमें इस नतीजे पे पहुंची है कि ये जो इनका इलेक्शन है हमजा का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो जो है इसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। अब जो दूसरे इसमें कंट्रोवर्सीज हैं वो ये है कि जो इलेक्शन है इसमें 5 पिटीशन है एक्चुअली जो कि क्लब हुई है इस 5 मेंबर बेंच के सामने। एक पिटीशन ये है कि जी वो इलेक्शन इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके बाद जो 25 लोग हैं उनको माइनस करके आपने रिजल्ट देखना है। अगर आप 25 लोग माइनस करते हैं तो फिर ये रह जाते हैं 172 जी। 2 जो MPs हैं PTI के, उन्होंने एफिडेविट दिया है कि हमने तो वोट ही नहीं दिया, तो ये हमारा वोट गलत काउंट हुआ, तो बाकी रह जाते हैं 170। तो आपको जो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 186 वोट दरकार है। तो दूसरी जो पिटीशन है उसमें ये कहा गया है कि ये जो इलेक्शन है ये असेंबली के अंदर हुआ ही नहीं था, ये गैलरी में हुआ है और जिस तरह से ऐसे लोगों की वोट भी काउंट कर ली गई जिन्होंने कभी वोट दिया ही नहीं था। तो ये इलेक्शन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको जो है खत्म किया जाए। तीसरी डिप्टी स्पीकर की जो प्रिजाइडिंग करने का इख्तियार है उसको चैलेंज कर रही है। तो बेसिकली इस वक्त भी आप देखें तो पंजाब में एक अजीबोगरीब जो है वो एक मैस है कि 2 इजलास हो रहे हैं बजट के। एक बजट का इजलास असेंबली बिल्डिंग में हो रहा है, एक इजलास जो है वो ईवान इकबाल में हो रहा है और एक गवर्नर कर रहा है, एक स्पीकर कर रहा है। तो अभी किसी को नहीं पता चल रहा क्या मामलात हैं, कैसे चल रहे, टोटल मैस इन पंजाब। तो इसको जरूरी है कि ये सेटल डाउन हो। आपको लगता है क्लियरिटी आ जाएगी कल के फैसले के बाद? क्योंकि फिर अगर 16 अप्रैल पर सारी सूरत हाल जाती है, फिर नंबर गेम आप लोगों के हाथ में कितनी है? अब तक तो लाहौर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड इतना इस तरह का नहीं है कि उन्होंने कोई क्लैरिटी से जजमेंट्स दी हों जिसके नतीजे में कोई एक सोल्यूशन आया हो। तो देखते हैं कि ये 5 मेंबर बेंच कैसे इसमें आगे बढ़ता है। क्लैरिटी तो देखें इसमें बड़ी सिंपल आना है कि आपने 16 तारीख की पोजीशन पे वापस जाना। उस दिन उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर थे इंटरिम, उसने बुज़दार साहब ने जो है उसकी चीफ मिनिस्ट्री बहाल होनी चाहिए और स्पीकर जो है, स्पीकर सेक्रेटेरिएट जो है वो नए इलेक्शन की डेट दे और नया इलेक्शन हो। अगर 186 वोट पूरे नहीं है तो असेंबली नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड। और फिर एक चीज़ और है ना कि आगे जो 17 जुलाई को इलेक्शंस होने हैं उसमें भी आप लोगों का यही कहना है कि सब कुछ मैनेज कर दिया गया है कि आप लोगों की सीटें ही कम कर दी जाएं, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं 17 को? तो देखें बड़ा ये कोशिश तो ज़ाहिर कर रहे हैं ना। आप देखें मुजफ्फरगढ़ में हमारे MNA जो है उस पर पर्चा कर दिया, फिर लाहौर में खालिद गुजर, इन सब लोगों पे पर्चे कर दिए, लोगों को तंग कर रहे हैं, बुला बुला के उन्हें कह रहे हैं। तो वो जो सारे काम वो करें, लेकिन कैसे इस वक्त पब्लिक मूड इस किस्म का है और इतनी पॉपुलर वोट PTI के साथ है कि ये धांधली आजकल नहीं हो सकती। कि आपने ऐसे में देखा जो उन्होंने इलेक्शन किया हर एक को पता चला कैसे एक्सपोज हुआ, तो धांधली एक्सपोज हो जाती है और पंजाब में इतना आसान नहीं होगा ये सब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह बहुत ही अनक्लियरिटी है और ये ऐसा अभी तक जो हमने देखा है माजी में तो ऐसा हुआ नहीं कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हूँ। तो सियासी मंजरनामा बनेगा क्या? पंजाब बहुत अरसे से मीर साहब हम देख रहे हैं कि एक अजीब सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। लगता है कि किसी के पास कोई हल ही नहीं है इस चीज़ का, सभी बेबस हैं। एक शख्स है जो बस रूल कर रहा है और उसको ज़बरदस्ती रूल करने दिया जा रहा है। आपको लगता है कि हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद सूरत हाल कुछ क्लियर होगी या नहीं? देखिए, नंबर 1 सुमैया, ये जो हाई कोर्ट है विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, ये जितना डिले करते हैं अपने फैसले और आपके सामने एक पॉलिटिकल एक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। ये अगर आपने डिसीजन लेना था पहले ले लेते, जिसमें गवर्नमेंट भी ठीक रहती, खुश रहती और ऑपोजिशन भी। और आपके पास ये ऐसी
क्राइसिस कभी आती ना। तो जब आप इसको जितना डिले करते रहेंगे, आप एक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डैमेज करेंगे। आपका काम है, अगर आपके पास लोग आते हैं तो फिर आपको चाहिए कि नंबर 1 इमीडिएटली उस पर आप डिसीजन लें, क्योंकि पॉलिटिकल हमारा जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है बड़ा फ्रेजाइल है, बड़ा डेंजरस है और बड़ा फ्रैक्चर्ड है। इसको हमने सही अगर ना किया तो जिस तरह आपने अभी कहा अपने प्रोलोग के अंदर, कराची में लोड शेडिंग है, यहाँ महंगाई कितनी है, यहाँ आपके पास जितने हर किस्म के सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस बैठे हैं, तो अगर आपकी पार्लियामेंट वो लॉज या नए लॉज नहीं लेके आती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, रेक्टिफिकेशन नहीं होती, तो फिर इसका नुकसानदेह कौन है? आवाम है। तो आवाम के लिए ये कोर्ट्स को चाहिए जल्दी से अपने फैसले दें। यहाँ तो 40-40 साल पुराने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो ये क्या करेंगे? तो मैं समझता हूँ फॉर द सेक ऑफ द कंट्री जल्दी से फैसले दे ताकि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो। एक और आपने एक बात की कि जी ये पर्चे हो रहे हैं, फवाद ने भी बात की कि पर्चे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। भाई न मुझे बताओ, ये जितने भी पुलिस वाले हैं, जो भी है, अगर ये गलत ऑर्डर्स ले रहे हैं और गलत ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगली आइंदा आने वाली हुकूमत या यही हुकूमत अगर तो इसमें गट्स है तो इन ऐसे ऑफिसर्स को फायर करें। वी डोंट नीड सच पीपल जो कि रॉन्ग ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और उसके बाद जाके पॉलिटिकल बाद में हम जो या टेलीविजन पे बात करते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या वेंडेटास। ये ऑफिसर्स हैं, दे मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर इनको अनलॉफुल ऑर्डर दिया जा रहा है, आइदर दे रिजाइन और they don't take these orders because अगर आप लोगों ने ये पुलिस हमारी मुहाफिज है, अगर ये यही करती रहेगी तो हमारे पास क्या फ्यूचर है? हमारी इस कौम का कोई फ्यूचर नहीं है। तो हमें चाहिए कि आप जो ईमानदारी से काम करें। आपने एक हल्फ उठाया हुआ है और आप इसी तरीके से अगर काम करेंगे, आपके पास ना ऑपोजिशन आएगी ना गवर्नमेंट आएगी, आप अपना काम करते रहोगे। और ये बदकिस्मती से हमारे सिस्टम में नहीं है। इसको आप कैसे ठीक करोगे? हर इदारे को अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और है अदर साहब से, वो मैं जानना चाहूँगी। अदर साहब, ऐसा लग नहीं रहा कि अब सारा जो मामला है, जो ऐवान में तय होनी है चीज़ें, ऐवान ने तय करनी है, अब ये तो एक ट्रेंड बन जाएगा ना कि ऐवान में अगर कोई चीज़ तय हुई है वो नहीं हुई है, अब हर मामला अदालतों की तरफ जा रहा है। अगर हम देखें कि जो कुछ हुआ कौमी असम्बली में, अब जो कुछ हो रहा है पंजाब में, अब अदालतों ने ही तय करना है कि क्या होगा और ये सियासी मामलात कैसे चलेंगे। और फिर ख़ास तौर पे जो सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि 16 पर अगर जाती है सूरत हाल की, जी 16 वाली सूरत हाल बहाल होती है, डिप्टी स्पीकर आते हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाती है, फिर सर सूरत हाल क्या होगी? देखिए, एक बात तो मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ बता दूं कि इस वक्त पॉलिटिकल टर्माइल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और पॉलिटिकल क्वेश्चन अदालतों के सामने आ रही हैं और ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस बन चुकी है और ये अदालतें फैसला करती है। आपके सामने ये तहरीक अदम एतमाद नेशनल असेंबली वाला मामला आपके सामने, आर्टिकल 69 पर पाबंदी है इस हवाले से कि आप असेंबली की प्रोसीडिंग अदालतों में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वहां पर हुआ और यहाँ भी जो कि इजलास जो है हाउस में नहीं हुआ, बाहर हुआ, गैलरी में हुआ, बदमाशी की गई, फ्रॉड किया गया, ये सारे मामला रिकॉर्ड के ऊपर। तो आप मामले वजह दूसरी देखे ना, या तो आइन के अंदर, आइन पाकिस्तान के अंदर, या 2007 के जो रूल्स हैं उसमें कोई रेमेडी दी हो। रेमेडी तो वहां पर है नहीं है। स्पीकर गवर्नर ने ये रेमेडी अपने पास ली, उसने बकायदा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करा के हल्फ तक रोका, लेकिन वो मामला भी चैलेंज हो गया, वो साथ इकट्ठे ही चला आ रहा था। तो अब जो मामला जो सामने आ चुका है कि इलेक्शन जो है वो गैर कानूनी और गैर अपना आइन के खिलाफ और कानून के खिलाफ हुआ है, तो पूरे का पूरा इलेक्शन सेटिसाइड होगा, नए नॉमिनेशन आए, दोबारा वोटिंग हो और जिसकी भी मेजॉरिटी हो आइन और कानून के मुताबिक वो ले जाए। लेकिन अजहर साहब, एक और चीज क्लियर है कि जो डी सीट हुए हैं, जो मुनारिफ अरकान थे जिनमें इलेक्शन अभी होना है, फिर वो वोट तो वैसे ही निकल गए ना, वो तो सबके पास से निकल गए, तो फिर वो किस तरीके से सूरत हाल होगी? देखिए, वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। 25 वोट वो निकल जाएंगे। हाँ जी, 25 वोट यानी वो निकल जाएंगे तो मेजॉरिटी जो है ना हमजा शरीफ के पास आ जाएगी सेकंड पोल के अंदर। तहरीके इंसाफ में तो 25 वोट आ चुके हैं इस वक्त, मुनारिफ अरकान आ चुके हैं और प्रेजेंट वोट है इस वक्त जो असेंबली के अंदर प्रेजेंट वोट है उस पर इलेक्शन होना है। ये इलेक्शन मार्जिन पे नहीं अब जा सकता कि आप 16 को लेकर जाएं और कहें कि 16 की तारीख को आप इसकी बैठकर काउंटिंग करें, सेकंड वोट होगा, सेकंड पोल होगा, वो हो नहीं सकता। आइन इस तरह के मामलात में ये गुजाइश नहीं मौजूद है
कि आप इस चीज को वो लेकर जाए। होना यही है कि नया इलेक्शन ऐलान करा, नए इलेक्शन के लिए था, अदालत पहला इलेक्शन कलअदम करार दे क्योंकि उसके अंदर डिफेक्टिव वोट भी है और ये चीजें। दूसरी रेमेडी ये आएगी, उसके बाद नया इलेक्शन हो, जो भी मेजोरिटी ले जाए, सिंपल मेजोरिटी अगर नहीं है तो सेकंड पोल में जाएगा। तो फिर साहब माजी से तो इतलाक होगा ना, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे तो इतलाक होगा उसका। नहीं, एक और खतरनाक बात है, एक और खतरनाक बात है, आज मैंने अदालत में कही है कि इसमें 2 असेंबलियां चल रही हैं, यानी एक गवर्नर ने सेशन किया है, एक स्पीकर का चल रहा है, तो और ये आईनी और कानूनी तौर पर ये लाहौर हाईकोर्ट में पेंडिंग है कि वहां बैठ के फैसला करना है और वहां इन मामले को आगे लेकर चलना है आपने। अगर आप उसको नहीं लेके जाएंगे तो ये मसाइल रहेंगे आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पीजे मीर साहब, अब हमने देखा कि इत्तेहादी भी जो सिंध में हुआ, बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसके बाद इत्तेहादी बड़े ही कोई नाराज हैं हुकूमत से। कल भी इजलास में बाप पार्टी के जो लोग थे उन्होंने भी अपने गुस्से का इजहार किया वज़ीर आज़म से। फिर आज कौमी असम्बली में हमने इसकी गूंज देखी कि MKM पाकिस्तान पहले भी बोल चुकी थी, एक बार फिर उसने ये बोला कि हमें टाइम नहीं लगेगा कि हम हुकूमती बेंचेस से अपोजिशन के बेंचेस पर बैठ जाएँ। तो आपको लगता है कि जो सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं इससे हुकूमती इत्तेहाद पर आगे जाके फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, MKM एक बहुत प्रोफेशनल आउटफिट है, जहां इनका मतलब नहीं निकलता तो फिर उसके बाद ये थ्रेट्स आ जाती हैं कि हम आपसे निकले। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठ के देखा हुआ है कि किस तरह की ये बातें होती थी और किस तरह का ब्लैकमेलिंग होती थी। द क्वेश्चन इज कि क्या आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं या अपनी पॉलिटिकल अपने खुद माइलेज की बात कर रहे हैं? या हर बंदा ये देखे ना, ये सारा जो आपका ये जो हुआ है नो कॉन्फिडेंस, ये किस लिए हुआ है? महंगाई का हुआ था ना। क्या महंगाई कम होगी है? ये तो इमरान सेंट्रिक था सारा। इमरान सेंट्रिक, आपने इमरान को निकाला था, चले आपने उसको निकाल दिया, लेकिन जो आपका बेसिक बैनर था महंगाई होगी है, ये लोग मर रहे हैं, खुदकशियां हो रही हैं, मार्च भी निकाला गया था। हाँ जी बिल्कुल। अब क्या हुआ है? द क्वेश्चन इज कि मेरी नजर के अंदर ये बहुत बड़ा मास्टर प्लॉट है जिसके अंदर नून को गंदा करना था। नून गंदी हो रही है और ये कसूर नून का नहीं है, ये महंगाई पहले से भी आ रही है, अब ज्यादा हो गई है क्योंकि बीच में मिसमैनेजमेंट हुई है। मिसमैनेजमेंट कहीं भी होती है, आपके सामने एक अवाम और एक आम आदमी सफर करता है। अब आपने देखा, जिस तरह भी आपने कहा, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको पता चल गया कि अब लोगों का टेम्परेचर क्या है। अब वो इनके ऐसा इनसे डिसलिनेट हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी हम तो साइड पे होंगे, हमें दो कुछ। अभी हर एक इनको हड्डियां चाहिए, कोई इधर से हड्डी चाहिए, इधर से हड्डी चाहिए, ताकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके कहें नहीं जी हम तो कर रहे हैं। और भाई तुम मिल के करो जिसने करना है। आप कल भी कोई अगर PTI भी कल आ जाती है तो आपका क्या ख्याल है, महंगाई खत्म होगी? मैं समझता हूँ और ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी। और ये असेंबलियां नहीं चलेंगी, इसमें नुकसान किसका है? अवाम का नुकसान है। सो बेसिकली अब एक वक्त आ गया है कि आप ये पॉलिटिक्स को साइड पे रखो, समझिए, इकोनॉमिस्ट को लेके आओ, अक्रॉस द बोर्ड अच्छे इकोनॉमिस्ट को लेके आओ। एक आवाज आ रही है इस वक्त शौकत अजीज के एस्टेट के प्राइम मिनिस्टर, लेट्स सी वो आते हैं या नहीं आते हैं, क्या होता है। वो बात तो आ ही रही है, लेकिन जरा जाते जाते बताएं, इसाक डार की वापसी की बात भी हो रही है। वैसे भी वो बराह रास्त तो नहीं लेकिन संभाल ही रहे थे सारे मईशत के मामला। आपको लगता है कि उनके आने से वो ऐसे क्या लेकर आएंगे, कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे जो सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, इसहाक डार पे जो इल्जाम लगाए हैं, अब कई लोगों को बुरा लगेगा। अच्छा। इसहाक डार, मेरे पास 4 टॉप आपके बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स, वो खुद कहते हैं इस पे जाली केसेस बनाए हैं, ये काम अच्छा कर रहा था एंड सो ऑन फोर्थ। मिफ्ता इस्माइल, विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, उनकी ये क्वालिटी भी नहीं है और ना इनकी क्लास है कि आपको इस इकोनॉमिक डिप्रेशन से लेके आए। इसहाक डार, आई एम श्योर ये पीछे से उनको गाइड करते होंगे, करना चाहिए, उनकी पार्टी है, लेकिन जब तक आपके पास राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, यही सारा मामला है कि ये जब तक राइट पर्सन राइट जॉब नहीं आएगा ये मामला हल नहीं होगा। लेकिन वाकई राइट पर्सन है कौन, ये कौन तय कर रहा है, जरा इस पर भी हम बात करेंगे। अजहर साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक शामिल। ये जो मुल्क में बढ़ती हुई लोड शेडिंग और ये बढ़ती हुई महंगाई है, क्या कोई है कि कोई इसको काबू कर सके? कोई पुरसाने हाल है, खासतौर पे कराची का, इस शहर को लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया है, कोई है इसका पुरसाने हाल? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। मईशत की सूरत हाल पर तो हम बात कर ही रहे हैं और अब खबर ही आ गई है कि IMF जो है और पाकिस्तान और IMF में जो डेडलॉक है वो बरकरार है, क्योंकि जो 7वीं और 8वीं जो शिक थी उसको जम करने से IMF ने मना कर दिया है। अब तक जितनी शराइत थी वो सारी की सारी पूरी कर दी जा चुकी हैं और जितना महंगाई का और टैक्सेस का बोझ था वो आवाम पर डाल दिया गया है। आज जो शिकवार मंजूरी हुई है कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल की, उसमें ये शिक भी डाली गई है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत में लीवी है वो अब बढ़ा दी गई है, यानी कि पहले 30 रुपये थी तो 50 रुपये फ़ी लीटर लीवी का इजाफा कर दिया गया है। इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन पर जो टैक्सेस हैं वो भी बढ़ाए गए हैं और लीवी भी बढ़ाई गई है, लेकिन उसके बावजूद IMF किस्त देने को तैयार नहीं है। और किस्त कितनी मिलनी है? $1 अरब की, और वो $1 अरब की किस्त के लिए आवाम को महंगाई का अजाब भुगतना पड़ रहा है। और बार बार वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि महंगाई का ये बोझ जो है वो आवाम को ही उठाना पड़ेगा। ये मुश्किल वक्त है और मुश्किल फ़ैसले लेना हमारी मजबूरी है। मजबूरी से IMF के पास गए हैं और हम कोई खुशी से IMF के पास नहीं गए। सुपर टैक्स लिया जा रहा है तमाम सनतों से और सुपर टैक्स का पैसा जो है वो कहा जा रहा है कि वो हम ज़ाया नहीं होने देंगे। ये सुपर टैक्स 10% सुपर टैक्स जो बड़ी सनतों से वसूल किया जा रहा है उसका फ़ायदा किसको होगा ये तो नहीं मालूम। आवाम को उसका फ़ायदा होता है या नहीं होता, लेकिन नुकसान अलबत्ता आवाम को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही सनतें जो हैं वो अच्छी तरफ नहीं जा रही हैं। जो रिलीज सनतों को दिया गया था बिजली और गैस के बिलों में वो भी अब वापस ले लिया गया है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक गिर चुकी है और इम्पोर्ट वैसे ही हुकूमत ने बंद कर दी है। ये सब कुछ होगा कैसे? और ख़ास तौर पर जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई गई हैं उसका असर हर इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। बिजली का बहरान पूरे मुल्क में बरकरार है। अगर हम कराची शहर की बात करें तो कई इलाकों में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम कराची की ही बात करें तो कई हैं जहाँ पर गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन के इलेक्ट्रिक एक वाहिद ऐसा इदारा है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है कि अगर आप लोड शेडिंग कर रहे हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं। घंटों घंटों बिजली गायब रहती है, आती कब है नहीं मालूम, लेकिन जुलाई में जब आपके बिल्स आएंगे उसमें इजाफा ज़रूर कर दिया गया है। पहले ज़रा आवाम की गुफ्तगू आपको दिखाती हूँ कि आवाम इस सिलसिले में क्या कहते हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, 1 घंटा आ रही है, घंटे के बाद घंटा जा रही है, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं, मजदूर आदमी जलील हो रहा है। सर ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दी, जीना भी भूल गए। लाइट 1 बजे जा रही है, रात को 4 बजे आ रही है। अब बताओ बंदा दोपहर को काम करता है, नींद कैसे पूरी करे? 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है ना, जब से लोड शेडिंग बढ़ गई है। इमरान खान की हुकूमत में 1 घंटा हमारे घर की लाइट नहीं आती थी, और इस वक्त जो है ना जज साहिबान भी खामोश है, तमाम इदारे खामोश बैठे हुए हैं। और आवाम का हमारा ये मुतालबा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से, खुदा के वास्ते ये के इलेक्ट्रिक के इदारे को सुधार दें। जब से ये नई गवर्नमेंट आई है तब से बिल्कुल पुरसाने हाल है। तकरीबन हर 2 घंटे बाद लाइट आती है, 2 घंटे चली जाती है, 1 घंटा 2 घंटे आ रही है, 1 घंटा जा रही है, तो रात भर यही प्रॉब्लम है। और बिल बिजली के हर रोज़ टैरिफ बढ़ा रहे हैं, हर रोज़ आए दिन टैरिफ इंक्रीज़ कर रहे हैं। 24 रुपये का एक यूनिट कर दिया है जी। और कल जो कराची में माड़ीपुर पर एहतजाज हुआ, जिसमें वो एहतजाज 24 घंटे नाजरीन जारी रहा। उस एहतजाज में टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया गया, लोगों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन किसी ने आवाम को ये नहीं बताया कि आपकी इस मुश्किल का हल किसके पास है। अगर बिजली नहीं आ रही है तो वो क्यों नहीं आ रही है? और बिजली तो आती नहीं है, जाती अलबत्ता बहुत है, और बिजली के बिल बड़े बड़े आते हैं, वो आपको देने ही देने हैं। उन बिजली के बिलों में टैक्सेस का इजाफा भी कर दिया गया है, वो भी आवाम की ही जिम्मेदारी है। लेकिन आखिर आवाम के इन मसाइल का हल निकालने वाला कोई है या नहीं? इस शहर में जो मसाइल हैं ऐसा लगता है कि इसको लावारिस छोड़ दिया गया है, और फिर जो महंगाई की सूरत हाल है वो अलग है। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें माहिर माशवियात आबिद सुलहरी साहब। आबिद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर हम देख रहे हैं कि मईशत की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। IMF की तमाम शराइत तो पूरी कर दी गई हैं, लेकिन IMF किस्त देने को तैयार नहीं है। आज भी ये जो खबर आई है जिसमें IMF ये कह रहा है कि जो 6ठी और 7वीं शिक है उसको जम नहीं किया जाएगा, और $1 अरब के लिए हमने आवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया। लग क्या रहा है आपको? कुछ होगी सूरत हाल बेहतर? जी जाहिर है इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो अगर आज का हम देखें जो फाइनेंस बिल जो है जी उसके कंक्लूजन को गवर्नमेंट अपने तौर पर कोशिश कर रही है, लेकिन असल मुद्दा ये नहीं कि IMF आएगा या नहीं।
असल मसला ये है कि IMF आने के बाद क्या होगा, क्योंकि IMF की डील जो है वो तो हो जाएगी और ये जो कर्ज है ये भी मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जाहिर है कि गैस, बिजली, पेट्रोल, डीजल, ये सब के रेट्स बढ़ने, टैक्सेस में जो इजाफा होगा तो हाई हो जाएगी। और इस हाई इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट को इलेक्शन ईयर में कोप करना ये मुश्किल होगा लोगों के लिए, जो स्पेशली मिडिल क्लास है उसके लिए जिंदगी जो है वो काफी मुश्किल होने जा रही है। और ये उस साल में हो रहा होगा जब हमको बाद में इलेक्शन में भी जाना है जी। तो ये मैं कहूँगा कि अवाम और हुकूमत दोनों के लिए मुश्किल साल है ये वाला। अच्छा, मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन अब ये जो फैसले हुकूमत कर रही है कि सनतों पे 10% सुपर टैक्स लगा दिया, वज़ीर आज़म कह रहे हैं सुपर टैक्स का जो पैसा है वो हम ज़ाया नहीं होने देंगे, इसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाएगा। फिर बिजली बचाने के लिए भी कई ये मामलात लेकर आए हैं कि जल्दी मार्केट्स बंद की जाएँ, जल्दी शादी हॉल्स बंद किए जाएँ। आपको लग रहा है जो उनकी पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की वो ऐसी हैं कि आवाम को रिलीफ देंगी आगे जाके? क्योंकि इस वक्त तो मसला ये है कि गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू पूरा करना है, मुनाफिक कम करने के लिए, रेवेन्यू पूरा करने के लिए और तकरीबन 440 अरब के नए टैक्सेस लगाने के लिए यही है गवर्नमेंट के पास जो कुछ एवेन्यूज हैं टैक्सेशन के। तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स वो लगा रही होगी और ये पैसा जो है अगर आप 1 जुलाई को देखें तो उस वक्त हुकूमत को मजीद बारो करना पड़ जाता है। जब माली साल शुरू होता है जितना उसकी जेब में होता है उतना उसको और बारो करना होता है। तो गवर्नमेंट अपना डेफिसिट पूरा करेगी और उसमें थोड़ा सा शायद जिसकी जो एलोकेशन है वो बढ़ा दी जाए। अच्छा आमिर साहब, क्योंकि आप तो सियासी आदमी नहीं है, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आखिर टेक्निकल क्या था मामला। बार बार ये कहा जा रहा है कि पिछली हुकूमत ने इतना ख़राब किया कि आज हम ये मुश्किल फ़ैसले ले रहे हैं। ये इन्हीं की दी हुई सब्सिडी थी पेट्रोलियम मसनूआत पर, ज़ायरेज बिजली के बिलों में, जिसका खुमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है, जो कि IMF मुआहदे से बरखिलाफ था। क्या वाकई पिछली हुकूमत ऐसे मामलात करके गई है जो आज ये हुकूमत मुश्किल फ़ैसले ले रही है? देखिए, पिछली हुकूमत के जो फैसले थे वो 11 अप्रैल को जब मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार में आई तो वो खत्म हो जाते हैं। हाँ। और जाहिर है कि अगर उन फैसलों में कुछ हुक्म था तो हुकूमत को आते उनको रिवर्स कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि 2 महीने इंतजार करते रहते हैं जब तक कि IMF के साथ मामला जो है वो मजीद बिगड़ गए। हाँ। और उस मजीद बिगड़े हुए मामला को हल करना और मुश्किल हो गया। तो अब तो ये बहस नहीं कि ये पिछली हुकूमत के थे या मौजूदा हुकूमत के थे, इस वक्त तो बहस ये है कि वो जो भी था तो आखिर फौरी तौर पर ठीक कर दिया जाता, और अगर वो फौरी तौर पर ठीक नहीं किया गया तो अब फिर जिस काज पे भी ठीक होता है उस काज पे इसको करना पड़ेगा ताकि प्रोग्राम जो है वो दोबारा से बहाल हो सके। अच्छा, ये प्रोग्राम बहाल भी हो जाएगा, हमें $1 अरब की किस्त भी मिल जाएगी, क्या उसके बाद सूरत हाल बेहतर होगी? क्या डॉलर नीचे आ सकेगा? क्या स्टॉक मार्केट बेहतर हो सकेगी? क्या दीगर जो महंगाई का अजाब आवाम पर है वो बेहतर हो सकेगा ये $1 अरब मिलने के बाद? ये $1 अरब मिलने के बाद आपका रुपया जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम एक जगह पर ठहर जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा। क्रेडिट रेटिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम हो जाएगी, जिससे कि आपके बाकी तमाम मामला जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ही IMF का पैकेज आएगा तो हर चीज जो है वो हंकी डोरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन चीजें मजीद बिगड़ने से बच जाएंगी। अच्छा, क्योंकि हमें बार बार ये कहा जाता है कि इंटरनेशनली जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो उसका असर पाकिस्तान पे आता है। आज इंटरनेशनली जो प्राइसेस हैं पेट्रोल की वो कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में मजबूरी है, ये कहा जा रहा है हुकूमत की, कि बढ़ानी पड़ रही है हमें। आपको लगता है कि ये भी रुक जाएंगी, ये स्टेबल हो जाएगी, या फिर ये बढ़ती रहेगी? जो आज हम प्राइसेस पे कर रहे हैं वो पेट्रोल है, वो ऑयल है जो 1 महीना पहले इम्पोर्ट हुआ था। तो एक तो जो हम पाकिस्तानी मार्केट में जो भी प्राइस पे करते हैं वो तकरीबन आपके पास 4 से 5 हफ्ते के लैग पे आती है। तो अगर बेहतरी होगी तो बेहतरी भी 4-5 हफ्ते के लैग पे होती है, और अगर चीज़ें ख़राब होती हैं तो वो प्राइसेस 4 से 5 हफ्ते लगते हैं। यानी आज सुबह जो मैं पेट्रोल खरीदूंगा जो आज खरीदूंगा वो आज ही तो इम्पोर्ट नहीं हुआ ना, वो 2 महीना पहले इम्पोर्ट हो गया, फाइल आता है, तो फिर उसका इम्पैक्ट पास ऑन होता है। और अगर थोड़ा बहुत जो इंटरनेशनल मार्केट में तो हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं होगी कि उसको पास ऑन कर सके, क्योंकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी लगानी है। ये होगा कि कीमतें मजीद नहीं बढ़ाई जाएंगी, वरना ये हो सकता है कि आपको कीमतें मजीद बढ़ाना पड़ जाए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर सुलैही साहब हमारे साथ मौजूद थे। माए तो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम बहाल होने के बाद हमारा रुपया मुस्तहकम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता ये एक तरफ रुक जाएगा, डॉलर का रेट जो उतार चढ़ाव का शिकार है ये रुक जाएगा, और जो असर है इंटरनेशनल मार्केट का वो एकदम से नहीं पड़ेगा कि पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी, तो उसको भी वक्त लगेगा। यानी कि अभी मुश्किल ही मुश्किल है। एक और मुश्किल आन पड़ी है, वो है कराची के शहरियों के लिए। और हम देख रहे हैं कोरोना केसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और कोरोना की शरह जो है वो 20% से ऊपर चली गई है। और खुद अब वफाकी हुकूमत ने NCOC से रब्ता किया है और टेस्टिंग बढ़ाने का कहा है। इसके पीछे वजह क्या है कि एकदम से हमने देखा कि लोगों की वैक्सीन भी मुकम्मल हो गई, बूस्टर डोजेस भी काफ़ी सारे लोगों को लग चुके हैं, उसके बावजूद कोरोना क्यों सर उठा रहा है? डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ, ज़रा उनसे बात करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि टेस्टिंग के मामलात हैं, जिस तरह टेस्ट किए जा रहे हैं कराची समेत पूरे सिंध में, क्या वो उस तरह किए जा रहे हैं? उसकी सबसे बेसिक वजह क्या है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। क्या वजह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी, बूस्टर लगवाने के बाद भी लोग कोरोना का शिकार भी हो रहे हैं और शरह बढ़ भी रही है? इसके पीछे वजह क्या है बड़ी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी दो बड़ी वजूहात है। एक तो ये है कि जो ये नया सब वेरिएंट आया है, ये पिछले जो इम्यूनिटी है इसको डिसीव कर जाता है। इम्यून सिस्टम एक वायरस को, एक वेरिएंट को टैकल करता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब वायरस अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है तो जो पिछली इम्यूनिटी है वो इतनी कारगर नहीं होती और इम्यून सिस्टम को दोबारा टाइम चाहिए होता है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए, उसको टैकल करें। तो इस वजह से ये नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। दूसरा, हमारे पास SOPs पे अमल नहीं हो रहा। कोई बंदा जो आप नहीं देख पा रहे हैं कि जितने लोग बड़ा रश लगा रहे हैं लेकिन कोई SOPs फॉलो नहीं कर रहा। और टेस्टिंग इस बहुत ज़्यादा नहीं हो रही कि लोग अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि भाई कोरोना होगा भी तो कोई मसला नहीं है, और वो टेस्ट करने नहीं जा रहे, तो जिसकी वजह से ट्रू पिक्चर सामने नहीं आ रही। और इस वक्त जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसे सिम्टम्स हैं जो कोरोना के ही लग रहे हैं, लेकिन जब वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो शहर में क्यों, सिर्फ कराची में ही क्यों कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ SOP पर अमल दरामद ही है कि वो नहीं हो रहा, या फिर हुकूमत का भी इसमें कोई किरदार है कि वो करवा नहीं पा रही है अमल दरामद? नहीं, क्योंकि ये नई लहर की शुरुआत कराची से है, तो ये पिछली लहर की तरह जिस तरह हमारा एक्सपीरियंस है, तो ये एक जगह से शुरू होता है, जिस तरह वेव शुरू होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी जगहों पर चलता रहता है। तो ये क्योंकि ट्रैवलिंग कराची में निस्बतन ज़्यादा है, बाकी शहरों में इंटरनेशनल, तो ये वायरस पहले यहीं पे आया और अभी यहाँ ग्रो कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये आइंदा आने वाले दिनों में ये वायरस शहर के बाकी मुल्क के जो बाकी शहर हैं वहाँ भी जाएगा और ये नंबर्स तेज़ी से बढ़ेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वायरस बहुत ज़्यादा डेडली नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन खदशात ज़रूर है कि नंबर्स बढ़ेंगे और खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएं तो इसमें जो मुदाफ़ती निज़ाम जिनका कमज़ोर है वो लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो अगर ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज होंगे तो प्रेशर हॉस्पिटल पे बढ़ सकता है। लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं वो हॉस्पिटल्स पे रश बहुत ज़्यादा नहीं है और ICU काफ़ी खाली हैं, तो शुक्र ये इस बात का इत्मीनान है कि हॉस्पिटल पे रश और प्रेशर नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इसको हम यहीं रोक दें, उसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि अभी आपने खुद कहा कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनली ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा है, और हमने देखा कि कोविड टेस्ट की शर्त भी बहुत जगहों पर ख़त्म कर दी गई है। एक तो टेस्टिंग का मामला कि जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनके लिए टेस्टिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट, जो पहले सख्तियाँ थी हुकूमत की, क्या वो दोबारा सख्तियाँ करनी पड़ेंगी? ज़रूर इस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि NCOC की आज बहाली हुई है दोबारा उसी तरीके से, तो यकीनन वो इस तरह के इक़दाम उठाएंगी, क्योंकि अगर अनलिमिटेड नंबर्स बढ़ेंगे तो जाहिर बात है 2% के हिसाब से डेथ्स इंटरनेशनली होती है, तो वी कैन नॉट अफोर्ड इवन 2%, जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें इक़दाम उठाने पड़ेंगे और NCOC और प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट इस पर इक़दाम उठाएगी कि SOPs पे अमल करें और वैक्सीनेशन को मजीद तेज तर करें, क्योंकि बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है इन हालात में। क्योंकि अगर वैक्सीन लगा हुए काफ़ी अरसा हो जाता है तो वैक्सीन दोबारा से इतनी इफेक्टिव नहीं रहती, तो हमें बूस्टर डोज की तरफ जाना है। अभी गवर्नमेंट ने इसके लिए पॉलिसी डिक्लेयर कर ली है, तो उस तरफ जब बहुत सारे लोग बूस्टर डोज लगाएंगे तो इस वायरस को कंटेन करने में हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, एक तो ये हो गया कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, NCOC भी बहाल हो गया, हुकूमत इक़दाम कर रही है, खुद हमें क्या करना चाहिए? आवाम के लिए आप क्या मशवरा देंगे कि अब ये वायरस ज़ाहिर है आपने कहा शुरू में कि शक्ल तब्दील कर रहा है, तो हमें एहतियात किस तरह की करनी है दोबारा से?
आवाम का बहुत अहम रोल है, क्योंकि हुकूमत खुद कुछ नहीं कर सकती। वो एक हद तक इकदाम उठा सकती है, लेकिन जब हम वायरस तो हम ही फैलाते हैं, आवाम ही फैलाती है। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, वो एक बड़े मजमे में जाते हैं, और जब वो उनको खुद पता होता है कि वो बीमार है, उसको कोविड के सिम्टम्स हैं, उसके बावजूद भी वो किसी से शेयर नहीं करते, और वो ऑफिस जाता है या अपने वर्किंग प्लेस में जाते हैं और वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं है, सिर्फ खांसी है, गला खराब है, वो सारे सिम्टम्स वो बता देते हैं, लेकिन वो कोविड का नाम नहीं लेते या वो टेस्ट भी नहीं करते। तो आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो लाजमी अपना टेस्ट कराएं, और अगर उसको कंफर्म है कि वो टेस्ट नहीं कर रहा लेकिन कोविड के सिम्टम्स है, तो फिर अपने आप को आइसोलेट करें। और अभी तो आइसोलेशन के दिन भी काफी कम है, अगर 3 से 4 दिन भी वो अपने आप को आइसोलेट कर लें तो ये काफी अलामात हैं। क्या अलामात भी तब्दील हो गई हैं कोविड की? अलामात काफ़ी माइल्ड है, जिसकी वजूहत की वैक्सीन का इफेक्ट फिर भी काफ़ी हद तक है, मतलब वो बीमारी की शिद्दत को रोक रही है, जिसकी वजह से सिम्टम्स बहुत हल्के हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स बहुत सारे लोगों में नहीं है। उमन, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की हल्की सी वो आती है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है देर तक अलामात नहीं रहती। लेकिन इसका नुकसान फिर ये होता है कि वो अपने आप को मरीज़ नहीं समझता और वो बीमारी दूसरों को मुंतकिल कर देता है। तो अगर किसी को इस तरह के अलामात हैं तो उसको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, या कम से कम वो टेस्ट करा के अपने आप को डिक्लेयर कर ले को कोविड पॉजिटिव है, ताकि दूसरे लोगों को ना मुंतकिल हो बीमारी। अच्छा, आखिर में बस आप ये बता दें कि आपने शुरू में ये कहा कि इम्यून सिस्टम इनका वीक है। ज़ाहिर है हमेशा से हमने देखा कि ये वबा उन पर ज़्यादा जल्दी अटैक करती है, इम्यून सिस्टम पे हम लोग इतना काम नहीं करते। अब अगर ये ज़ाहिर वबा आ रही है, फैल रही है कराची भर में और दीगर शहरों में सिंध के, तो फिर इम्यून सिस्टम पे हमें कैसे काम करना होगा? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये 2 चीज़ों के दरमियान लड़ाई है, वायरस और ह्यूमन इम्यून डिफेंस का। तो वायरस तो अपने आप को तब्दीली ला के ताकतवर कर रहा है, हमने अपनी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करना है, जिसके लिए ग़िज़ाएँ हमने बहुत अच्छी फल फ्रूट और इस तरह मौसमी जो फल है वो लेने चाहिए, और अपनी ग़िज़ा का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, ताकि आप हेल्दी रहें। जब आप इंसान हेल्दी रहता है, फिट रहता है, तो इम्यून सिस्टम उसका बूस्ट रहता है। स्ट्रेस से अपने आप को बचाना चाहिए, ताकि इम्यून सिस्टम जितना बेहतर रहेगा उतना वायरस के अगेंस्ट फाइट करना बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद। तो नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने कोरोना की वबा में तो अपना ख्याल रखना ही रखना है, लेकिन ये जो गर्मी की सूरत हाल है, जिस पर मैंने आज बात करने की कोशिश की कि के इलेक्ट्रिक के गर्मी का अजाब मजीद दुगना कर दिया है, लेकिन के इलेक्ट्रिक से हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। तो कोई तो है जो के इलेक्ट्रिक को पूछे। ये मेरा पॉइंट। जाते जाते अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।